हैं देश के जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर तीरथ दास डोगरा जी को, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी का पोस्टमार्टम किया था। जी हाँ, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या का मामला हो या फिर आरुषि हेमराज केस हो, इसके अलावा निठारी किलिंग्स, इशरत जहां केस, बिल्किस बानो केस, सोहराबुद्दीन शेख केस और गोधरा वायलेंस, इस तरह के तमाम बड़े केसेस में डॉक्टर डोगरा ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। आज हम उनसे समझेंगे कि पोस्टमार्टम का विज्ञान क्या है। तो आइए साइंस कॉल करते हैं डॉक्टर डोगरा को। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर डोगरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, जो कि मुझे लगता है हम जब पोस्टमार्टम के विज्ञान की बात करने की बात कही है मैंने, तो लोगों के जहन में भी आ रहा होगा कि आखिर ये पोस्टमार्टम का मतलब क्या है और ये कैसे किया जाता है। पोस्टमार्टम, जैसा कि आपने शब्द ही बोला, ये दो शब्द हैं, पोस्ट और मार्टम। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और मार्टम कहते हैं मृत्यु को। जी। एक्चुअली संभवतः ये शब्द मृत्यु से ही बना होगा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का वर्ड है, तो इसका मूल धातु शब्द शायद मृत्यु ही रहा होगा। और मार्टम जो है वो मृत्यु, यानी कि मृत्यु के बाद की परीक्षा जी, या मृत्यु के बाद का निरीक्षण, वो पोस्टमार्टम हो गया। हम हर केस में तो पोस्टमार्टम नहीं करते, बहुत नहीं, कॉमन। हर केस में पोस्टमार्टम नहीं होता। जहाँ पे डेथ सर्टिफाइड है, नेचुरल है, किसी तरह का कोई सस्पिशन नहीं है, कोई संभावनाएं नहीं है, अप्राकृतिक संभावनाएं नहीं है, तो वहां पे हम पोस्टमार्टम नहीं करवाते। लोग तो हर रोज मरते हैं, सभी मरते हैं, सभी को मृत्यु तो सभी को होना ही है। जी। जहां पे मृत्यु के कारण पे शक होता है, तो वहां पे मृत्यु का कारण जानने के लिए ये पोस्टमार्टम की व्यवस्था है। जी। कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको ऐसे करना है, ऐसा नहीं है। प्रेडिक्शन है, आप कर लीजिएगा। तो पुराने टाइम में जैसे क्या है कि ये भी होता था कि भाई खाली एक्सटर्नल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से भी अगर वो सेटिस्फाइड है डॉक्टर कि भाई ये कॉज ऑफ डेथ इसका बनता है, और मुझे खाली एक या दो कमेटी खोलनी चाहिए, हेड खोलना चाहिए, चेस्ट खोलना चाहिए, और करके तो काम चल जाता था, लोग मान लेते थे, विश्वास की बात हुआ करती थी। तो लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि प्रश्न उठने लगे, भाई आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो अब डॉक्टर भी अपनी मर्जी से क्यों लिमिट करेगा चीज को, तो वो सारी तीनों पूरी बॉडी खोल देता है। चेस्ट, बॉडी के मेन जो कैविटी है वो हेड है, चेस्ट है, एब्डोमेन है, तो पूरा ऊपर से लेके तीनों को खोल करके, और गले को, गला भी साथ में, तो वो सारा कुछ खोल के, सारा बॉडी खोल करके और सारा कुछ अपना देख लेता है, और अकॉर्डिंगली उसकी फाइंडिंग्स, तो यानी कि वो कपड़ों के एग्जामिनेशन शुरू करेगा कि कपड़ों में क्या फाइंडिंग है, फिर बॉडी पे क्या फाइंडिंग, एक्सटर्नल इंजरीज क्या है, क्या दिख रहा है उसको, वो इंजरी भी हो सकती है, डिस्कलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद में वो इंटरनल बॉडी को खोल करके और अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उन सबका एग्जामिनेशन करेगा। जो पोस्टमार्टम रहता है उसका मुख्य रूप से जो ऑब्जेक्टिव होता है, हम करते हैं नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ पता चलाने के लिए कि भाई आदमी कैसे मरा है ये, ठीक है ना। और दूसरा होता है भाई किस तरह का कोई वेपन या जो हथियार जो है वो किस तरह का उसको यूज किया गया। फिर जो उनकी इंजरीज हैं किस तरह के हैं, वो सफिशिएंट टू कॉज डेथ हैं कि नहीं हैं, या वो है। फिर कोई पॉइजन या फायरआर्म या किस तरह का वेपन जो उपयोग में लाया गया है वो, तो ये मुख्य रूप से सवाल होता है। फिर होता है कि टाइम से कितने टाइम से उसकी डेथ हुई है। अब कई बार तो संभव होता है कि आप इमीडिएटली बता सकते हैं कि भाई ये, बहुत बार आपको खास करके जब विसरा वगैरह प्रिजर्व करते हैं तो वहाँ पे कई चीजें, कॉज ऑफ डेथ और टाइम से डेथ, बहुत से लोग पेंडिंग रख लेते हैं, क्योंकि स्टोमक कंटेंट जैसे होते हैं उनका बड़ा रोल रहता है डिसाइड करने में कि भाई कितने, कि भाई खाना अगर आदमी मान लो 10 बजे खाया है तो करीबन 4 से 6 घंटे लगते हैं पेट को खाली होने में, खाना डाइजेस्ट होने में। 2-3 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, सेमी लिक्विड हो जाता है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसने क्या खाया, एक सेमी सॉलिड सी चीज बन जाएगी।
फिर बाद में धीरे धीरे वो खाली हो जाएगा। तो वो आप वो आपको थोड़ा मदद करता है कोरिलेशन करने में टाइम सेंस स्ट्रेस में। तो कई बार डिले भी किया जा सकता है, जैसे अब आपने उसी स्टोमक को पूरा बांध के आपने केमिकल एनालिसिस, आपने सोचा कि इसकी एनालिसिस करवानी जरूरी है, और जब एनालिसिस आ जाएगी और मुझे पता चलेगा कि इसमें कोई जहर नहीं है या कुछ नहीं है, या खाना किस स्थिति में था, म्यूकस में अंदर म्यूकोसा किस स्थिति, तो उसको हिसाब लगा के मैं इसका बाद में कैलकुलेट करूंगा, तो मैं वो रोक सकते। तो ये सारे डिस्कशंस जो है वो सिचुएशनल हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर टाइम ऑफ डेथ लिखा होना कितना देखो, जरूरी है आगे के इन्वेस्टिगेशन के मेरे लिए? पास मैंने आपको बताया कि जो अक्सर तय हम काजल मृत्यु लिखते हैं वो भी जरूरी, बिना काजल मृत्यु के आप प्रोसीड कैसे करोगे? टाइम ऑफ डेथ भी जरूरी है, ठीक है, इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ है कि नहीं वो भी जरूरी है, किस वेपन से हुई वो भी जरूरी है, बट ये सब वेरी करेगा केस टू केस। अब अगर आप मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मुझे पेट से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि मेरा टाइम से डेथ चेंज होने वाला है, मैंने स्पेशली स्टोमक जो है उसका पूरा का प्रिजर्व कर लिया, देखा नहीं और कहा कि नहीं इसमें कुछ पॉइजन हो सकता है, कि रूल आउट। और सेकेंडली स्टोमक कंटेंट किस स्थिति में है तो वो मुझे पता चल जाए, फिर मैं टाइम से डेथ दूंगा तो मैं उसको पेंडिंग कर दूंगा। तो वो डॉक्टर की चॉइस है। विसरा क्या होता है और पोस्टमार्टम में ये विसरा बहुत कुछ नहीं इतना है, जरूरी क्या है? जी, विसरा जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ओके। विसरा का मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारा पेट है विसरा है, हमारे फेफड़े हैं वो विसरा है, लीवर है विसरा है, किडनीज है विसरा है ना। तो अक्सर साधारणतः हम क्या करते हैं कि एक तो स्टोमक रख देते हैं, क्योंकि जो भी चीज खाई होगी तो पहले स्टोमक में जाएगी, स्टोमक से एब्जॉर्ब होके जाएगी कहाँ, लीवर में, तो थोड़ा लीवर रख लेते हैं, क्योंकि लीवर में कोई भी चीज जाकर के लीवर में मेटाबोलाइज होती है, तो इसलिए लीवर का रख लिया जाता है। फिर लीवर में मेटाबोलाइज होकर बाहर कहाँ से आएगी, किडनी से आएगी, तो किडनी दो होती हैं तो इसलिए आधा आधा पीस किडनी का रख लेते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पीस भी रख लेते हैं। तो रूटीन केस में तो ये विसरा हो गया आपके, लेकिन कुछ रख केसेस में लेते हैं मतलब आप इसको प्रिजर्व कर लेते हैं? प्रिजर्व करते हैं, जी जी एक सोल्यूशन बनाते हैं, इसका साल्ट का सोल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट जो है। सैचुरेटेड मीन्स पानी में डालते जाओ, घोलते रहो, जो नीचे बैठना शुरू हो जाए तो सैचुरेट हो गया। जी। फिर उसमें विसरा डाल दो, तो आप विसरा डालेंगे तो क्या करेंगे, नमक की एक बड़ा गुण है, वो पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डाल देंगे तो जितना विसरा के अंदर पानी वाटर है वो उसको ड्रॉ कर लेगा, और जैसे उसमें वाटर ड्रॉ हो जाएगा तो वो फिर आगे खराब नहीं होगा। विसरा एनालिसिस मीन्स उसकी एनालिसिस करके ये पता करना कि भाई उसमें कोई पॉइजन वगैरह तो नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पॉइजन। कुछ पॉइजन ऐसे हैं जो ब्रेन पे असर करते हैं तो उसमें ब्रेन भी रख लिया जाता है। कुछ हैं जो खाली स्पाइनल कॉलम पे, स्ट्रिक्निन वगैरह स्पाइनल कॉलम जो होता है उस पर इफेक्ट करते हैं तो उसमें स्पाइनल कॉलम रख लेते हैं। कुछ एस्फिक्सिएंट पॉइजन जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह है, ये सब है, तो ये फेफड़ों में काम करते हैं ज्यादा, तो उस केस में फेफड़े रख लेते हैं सब। तो ये कैसे तय करते हैं सर कि कौन सा विसरा रखना है? नहीं, एक तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो मैंने पहले आपको बताया, उसके अलावा हिस्ट्री के ऊपर है ना, पुलिस इंक्वेस्ट करके लाएगी ना, इंक्वायरी करके लाएगी तो सारा कुछ पता लगा के लाएंगे वो। तो अब मान लीजिए किसी ने कहा भी ये रात को सो रहे थे, अंगीठी जल रही थी, 4 लोग सो रहे थे और अंगीठी लगा के कमरा बंद करके चारों तरफ सो गए, तो नेचुरली आपके मन में संभावना जाएगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से मर गया ये। तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड के और भी टेस्ट ब्लड में भी सब जगह है, पर आप सोचेंगे चलो मैं फेफड़े भी रख लेता हूँ इसके, या कार्बन डाइऑक्साइड से है तो आपने कहा चलो लंग्स भी रख लो, है ना। तो वो आपका निर्णय जो है सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हुए आप उसको निर्णय लेते हो। जब पोस्टमार्टम आप लोग करते हैं, आपने बोला पूरी बॉडी हेड टू टो आप खोलते हैं, कितने कट्स लगते होंगे सर किसी बॉडी में? इसमें एक ही कट लगता है। देखिए अच्छा। आपको बड़ा हम लोग जो अपने रूटीन फॉलो करते हैं, सिर्फ चिन से लेके और पीबीस तक सिर्फ सिंगल लाइन कट होता है, बाकी सब चीज नीचे रखी है एब्डोमेन में या चेस्ट में या आपकी ये है, सिर्फ एक स्कल को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपस में जुड़ी होती हैं। आप जबान को खींच के सिर्फ सारे के सारे विसरा एक साथ एक मास में, है ना, वो सारे यूं के बाहर आते हैं, क्योंकि कोई रस्सी से बांध के हमारे लटके हुए नहीं है अंदर कोई भी ऑर्गन हमारा।
है ना, वापस में एक दूसरे से लिगामेंट से जुड़े हुए हैं और लूज एलुलर टिश्यू से साथ में बॉडी के साथ में अटैच्ड है और उसको सेपरेट करने के बड़ा थोड़ा सा फोर्स चाहिए, समझ लिए 1 किलो मात्र का फोर्स। तो आप ऊपर से लीजिएगा या खींचते जाइएगा, सिर्फ डायफ्राम पे जगह आएगी तो डायफ्राम को हम पहले काट देते हैं तो पूरा का पूरा विसरा सच बाहर आ जाता है। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप बजाय इसके अलग अलग ऑर्गन्स को एक एक को निकालें, पहले हार्ट निकाल लिया, फिर लंग्स निकाल लिए, फिर वो कर लिए साथ में। लेकिन उसमें ज्यादातर चेस्ट के ऑर्गन पहले एन ब्लॉक निकाल लेते हैं, एब्डोमेन के एन ब्लॉक अलग से निकाल लिए, फिर उनका अलग से कर लिया। और उनका निकालना बड़ा आसान होता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट वर्क कि वहां को बड़ी ताकत लगानी पड़ती है आपको या कुछ ऐसा करना पड़ता है, इट इज नथिंग। ठीक है ना, बॉडी जो है वो इतना परफेक्ट और एट द सेम टाइम इतना सिंपल अरेंजमेंट ऑफ द नेचर है कि ये सारा काम बड़ा आसानी से हो जाता है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हाँ, दिक्कत है आपके निर्णय लेने की, है ना, आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू जज द थिंग्स। तो उसके लिए आपको ज्ञान की, नॉलेज की, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। बॉडी में सारे ऑर्गन्स फिर वापस डाल दिए जाते हैं, फिर उसको जब बॉडी को आपको अगर देना है जो ऑर्गन्स तो विसरा में रखे जाते हैं वो रख लिए जाते हैं। जी। कुछ ऑर्गन्स की हिस्टोपैथोलॉजी करनी होती है। हिस्टोपैथोलॉजी मीन्स माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप, उनको भी थोड़े छोटे छोटे टुकड़े रख लेते हैं। जो आपने रखना नहीं है जी। जो 90% केसेस में बॉडी का कोई ऑर्गन रिटेन नहीं किया जाता, वो वापस उसी में रख दिया जाता है। जहाँ ऐसा स्थिति जो है, जहाँ जिस साइड से निकाला उसी साइड पे वापस कर दिया, बॉडी को स्ट्रेच कर दिया जाता है। स्ट्रेच करके हम पुलिस देते हैं, पुलिस वाले रिलेशन रिलेटिव को दे। आंखों का भी कोई रोल होता है? आप लोग आंखें जैसे ब्रेन का करते होंगे, आप लोग कट लगाते हैं मैंने ब्रेन वही कहा ना, को। हर चीज का रोल है। हाँ अब मान लीजिए किसी का ये क्वेश्चन हो गया कि उसके ब्रेन ट्यूमर था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, अच्छा, एंड भी देखना पड़ेगा उसे हमें। किसी ने कहा ये तो ब्लाइंड था, इसको तो आई का ट्यूमर था या फला चीज थी, ठीक है, तो आपको आंख भी देखनी पड़ेगी। तो वो डिपेंड करेगा कि केसेस पे उस डिपेंड करता है। केस टू केस सर्कमस्टांसेस क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं, है ना, तो उसके हिसाब से उसको मतलब उस पर निर्णय लिया जाएगा। किसी भी पोस्टमार्टम को जब आप करते हैं तो मौत के कितने समय के बाद तक पोस्टमार्टम किया जा सकता है? एक कोई कोई सीमा टाइम नहीं है, रेंज कोई होता है? सीमा नहीं है। 5000 साल पुरानी भी डेड बॉडीज जो है इजिप्ट में, उनका पोस्टमार्टम किया है लोगों ने, ये 4-5 हजार उससे हमें पुरानी बात। रिजल्ट्स मिलते हैं, जो और रिजल्ट्स हमें और और, चाहिए। और, और उन्होंने उनके आइडेंटिटी एस्टेब्लिश किए है और डीएनए भी निकाला है उनसे, डीएनए निकाल के उनकी पैटर्निटी भी उन्होंने एस्टेब्लिश की है। तो ये कोई टाइम लिमिट नहीं है, है ना। निठारी में तो हमको क्या मिला है, छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े और मांस के टुकड़े, ये इकट्ठे हमने करके और 21 आदमियों की बॉडीज बना करके, और उसमें कितने याद नहीं है 14-15 कितने की आईटी एस्टेब्लिश कर दी डीएनए निकाल के। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितने आपको एक्सपीरियंस है, कितना आपको उस चीज के बारे में पता है, तो उस बेसिस के हिसाब से आप उसको रिकंस्ट्रक्ट चीजों को कर सकते हैं। निठारी केस काफी चैलेंजिंग रहा होगा सर, जो आपने अभी जिक्र किया। नेचुरली चैलेंजिंग तो देखिए, दूसरे का तो हम लोगों के लिए हर केस केस होता है। किसी में कम काम करना पड़ता है, किसी में ज्यादा काम करना पड़ता है। तो नहली जैसे केस में हमको ज्यादा काम करना पड़ा, 3 महीने लगातार हम लोग दिन में 12 घंटे काम करते थे, क्योंकि वो इतने सारे मांस के हड्डियों के टुकड़े, तो उनको वापस रिकंस्ट्रक्ट करना, 21 बंदे उसमें से तैयार करना, इट वाज नॉट ए स्मॉल थिंग। तो हमको 3 महीने लगे। ठीक है, ऐसे बहुत से केस हमने किए हैं जहाँ पे 2-2, 3-3 महीने तक हम लगे रहते हैं, दिन रात सुबह से लेकर शाम तक। अब भंवरी बाई का केस किया था, जो भी मेरी एविडेंस भी मैं देखे आया जोधपुर में, तो उसमें क्या था, इतनी सी हड्डियां, मतलब इतनी सारी हड्डियां लाए थे वो ढूंढ के नदी में से, नहर में से निकाल के, राजस्थान केनाल में से, उसमें सारी एनिमल्स की हड्डियां थी। एक टुकड़ा, एक हड्डी का 1 इंच से कम, जिसमें भी वो आधा जला हुआ था। तो यानी कि आधे इंच से भी कम का नॉर्मल हिस्सा एक बोन का, ये अपनी जो ह्यूमरस होती है इसके लोअर पार्ट का, वो हमको आइडेंटिफाई हो गया। हम जब बात करें हाँ, पोस्टमार्टम की, तो इंदिरा गांधी जी का पोस्टमार्टम भी तो वो आपने उसी पे, किया था उस हाँ, दौर में, हाँ उसके जी, बारे में भी हमें, हमारे वही दर्शकों को बताइए। हाँ, जब इंदिरा गांधी के पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट आई कि भाई आपने पोस्टमार्टम करना है, तो मैं नहीं करना था उस वक्त, क्योंकि मैं ही वहाँ पे सीनियर था, वहाँ पे
उस टाइम पे एम्स में। तो थोड़ा सा एम्स वाले मेरे पे विश्वास भी रखते थे, तो उन्होंने कहा भी नहीं आप कर दीजिएगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने साथ 2 लोग और ले लूँगा। काफ़ी ज़्यादा उनको चोटें भी थी, तो वो संभव भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिर 2 साथियों का जो उस दिन ड्यूटी पे थे उनको ले लिया। किया प्राइमरीली सारा मैंने ही। एक उनकी ड्यूटी ये लगा दी कि मैं बोलता जाऊँगा, आप लोग लिखते जाइएगा। सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट थी। तो पहले तो उन्होंने वर्बली मेरे को कहा कि भई आप पोस्टमार्टम के बाद में इनकी डेड बॉडी को 3 दिन के लिए इन स्टेट रखा जाएगा लोगों के दर्शन के लिए। तो आप स्कल मत खोलिएगा। ठीक है ना? तो मैंने कहा जैसे परंपरा बन गई कि भाई तीनों पार्ट खोल रहे हैं, हेड, चेस्ट एंड एब्डोमेन, जो मेजर बॉडी कैविटी है वो खोलनी, एक परंपरा बन गई। कानून में कहीं लिखा नहीं है, कानून तो कहता है आप पोस्टमार्टम करिएगा। और पुराने टाइम में हम तो जहाँ जगह होती थी वहां जाके भी पोस्टमार्टम कर देते थे, एट साइड भी पोस्टमार्टम होता था। आज भी कुछ लोग एट साइड पोस्टमार्टम कर देते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा वो नियम नहीं था। वो डॉक्टरों की अपनी सुविधा समझ और उसके हिसाब से काम करते थे। लेकिन ये क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर का मामला था, और तो फिर हमने बड़ा सोच समझ के मैंने कहा भी ऐसा है कि ठीक है अगर आप कहते हैं। तो पहले बॉडी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया, तो उनकी सारी चोटें जो थी भी यहाँ से निप्पल से लेके और मैक्सिमम चोटें नी के बीच में थी, और ऊपर कोई किसी तरह की चोट नहीं थी। और उनको ऑपरेट भी किया गया था, करीब काफ़ी ऑर्गन्स उनके खोल के देखे भी गए थे, काफ़ी 30 गोलियां लगी थी। तो उस सबको देखते हमने कहा कि सिर्फ खोलने की आवश्यकता नहीं है इसमें। मैंने कहा ठीक है मैं कल नहीं खोलूंगा, मान गया, लेकिन मुझे आपको राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा। तो कल को मेरे को कोर्ट पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट तक पूछा, सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन रेज हुआ आपने स्कल क्यों नहीं खोला, तो हमने उसके कारण दिए ऐसे लिख के भी, हमने इसलिए स्कल नहीं खोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया कि नहीं डोगरा ने किया वो ठीक है, इन गिवन सर्कमस्टांसेस जब स्टेट की रिक्वेस्ट थी उन्होंने ये निर्णय लिया और उनको कॉज ऑफ डेथ स्पष्ट रूप से चेस्ट में और एब्डोमेन में मिल रहा था, तो कोई आवश्यकता नहीं थी कि आप उसके पर्पस से कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए, तो कॉज ऑफ डेथ को तो एस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने बियॉन्ड डाउट। तो हमें तो यही देखना नहीं कि आदमी बियॉन्ड डाउट इस चीज से मरा, फायर आर्म से मरा, और सिर पे से वो गोली नहीं है, कुछ नहीं है, मरी वो फायर आर्म इंजरी से है। तो अगर उन्होंने सिर छोड़ दिया तो उसमें क्या हुआ, कुछ नहीं, ठीक है। तो उन्होंने हमें हमारी रिपोर्ट को अपील रख लिया। ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं हुआ, राम जेटलमैन ने चेंज किया, वो पीएन लिखे होते थे उन्होंने चैलेंज किया। इस डॉक्टर को जिसको कुछ पता नहीं था, 2 बजे में पोस्टमार्टम कर रहा है, तब तो कोई सीन पे भी गया नहीं था, इसने कह दिया 30 गोलियां लगी हैं। तो इसको कितने कैसे पता चला इसको 30 गोलियां लगी, और वहां काउंट की, जब वहां पे गोलियों की जो फायर की थी वो तो दुखें वहीं पड़ी थी ना, तो वो जाके सेकंड थर्ड डे जाके लोगों ने वहां काउंट की, जब वहां पे गोलियों की जो फायर की थी वो तो दुखें वहीं पड़ी थी ना, तो वो जाके सेकंड थर्ड डे जाके लोगों ने काउंट किए हैं। सी निकली जो मैच की, जो एक बहुत बड़ा मेरे खुद को मेरे अंदर का, मैं बहुत घबराया हुआ था जब मैंने ये 30 बुलेट्स का दिया कि रिपोर्ट, तो पोस्ट रिपोर्ट अपने उसी रात को दे दी। लेकिन मुझे पता था कि कल ये सारी वहाँ गोलियां वोलियां सभी इकट्ठी होंगी, सब होगा, मैचिंग होगी, क्योंकि एक पास स्टन गन थी, एक पिस्टल थी, तो दोनों के वो तो कारतूस तो वहीं पड़े हैं, तो ये सारा मैचिंग होगा। और मेरा मैचिंग नहीं हुआ अगर उनके साथ में, तो मैं तो मारा गया। मान लो मैं कहता हूँ कि 30 गोलियां लगी और वहां निकला 60 या 50 या 40, तो बाकी कहाँ गई, तो मेरे को जवाब देना होगा ना। लेकिन वो एक्यूरेट था पुलिस, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट, एक बुलेट का सिर्फ फर्क पड़ा था, 31 चली थी। तो फिर मैं खुद वहां पे गया, जाकर देखा, तो इंदिरा गांधी जो थी उनकी आदत थी बड़ी अच्छी, शी वाज एक्चुअली वेरी पायस लेडी। तो वो छत पे उन्होंने एक तसला रखा हुआ था पानी का, जिसमें रोज सुबह खुद जाके पक्षियों के लिए पानी डाल के आते थे। तो एक गोली जो उनको मिस कर गई वो तसले में जाके गिर गई। तो मैं गया ऊपर चढ़ा, तसला देखा, अंदर देखा कुछ चमक रहा है, देखा वो गोली, मैं बड़ा खुश हो गया, मेरा हिसाब पूरा हो गया। फ्यूचर क्या देखते हैं आप पोस्टमार्टम का, ये समझना चाह रहे हैं? उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑटोप्सी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि जब ये सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब आए, तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब बॉडी को खोलने की क्या जरूरत है, उसकी एमआरआई कर लो, सीटी स्कैन कर लो, एक्सरे कर लो, और आजकल तो वो लेजर एक्सरे पता नहीं क्या क्या आने लगे, तो भाई वो उनसे पता कर लो।
लेकिन इन प्रैक्टिस क्या होता है, मैंने एक केस किया था मालदीव्स का। तो मालदीव्स में उनके पास पोस्टमार्टम फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन सीटी स्कैन वगैरह सब थे, तो उन्होंने ये वर्चुअल ऑटोप्सी कर दी। और जब उस एक्चुअल बॉडी को खोला गया तो फाइंडिंग्स बिल्कुल डिफरेंट थी। बॉडी में जो इंटरनल चेंजेस होते हैं बड़े, खास करके गैसेस फॉर्मेशन है, ऑर्गन्स का डिस्प्लेसमेंट वगैरह है, वो मशीनें जो है ये सारी एक रेफरेंस मैन पे काम करती हैं। वर्चुअल ऑटोप्सी सक्सेसफुल हो पाएगी इसमें मुझे तो बहुत डाउट है। Thank you so much for joining us for this interview. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।